नमस्कार। आज हम आए हुए हैं महेंद्रगढ़ क्षेत्र के गांव नांगल सिरोही में। और यहाँ पर हम एक भाई साहब के घर पर जा रहे हैं। इनका फ़ोन आया था हमारे पास। तो ये काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। और ये क्यों परेशान हैं, तो हम इनसे जानना चाहेंगे भाई इनकी क्या परेशानी है और क्या मांग है। तो आइए हम बात करते हैं इनसे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम उमेद सिंह। तो सर आपकी क्या समस्या है जो आपने हमें यहाँ पर बुलाया है? मैं और क्या क्या कहानी हुई है आप थोड़ा विस्तार से बताएं। तो आप कृपया करके एक बार आप बैठे और समाधान जो भी आपका होगा हम कोशिश करेंगे भाई आपका सुनवाएं और आप प्रशासन सुनवाई करें। तो आपकी क्या समस्या है सर आप बताएं विस्तार से। सर, समस्या ये है कि मेरे पिताजी की डेथ 29 अप्रैल 2006 को हो गई थी। वो कोऑपरेटिव बैंक में जूनियर अकाउंटेंट के पद पर थे। तो बैंक ने हमें उस समय कहा कि भाई आपके फादर की एज 55 साल 3 महीने हो चुके हैं, तो आपको सर्विस नहीं मिल सकती पॉलिसी के अनुसार। तो उस वक्त हमने सोचा कि भाई बैंक कर्मचारी हमारे पिताजी के साथी हैं तो सत्य ही कह रहे होंगे। तो हमें बाद में पता चला कि बैंक ने 56 साल के कर्मचारी के बेटे को भी नौकरी दे रखी है, जबकि वो भी वही पॉलिसी उसके ऊपर भी लागू होती थी। फिर मैंने जी अपना प्रयास स्टार्ट किया। तो प्रयास स्टार्ट करने के बाद में बैंक ने मेरा एजेंडा कंसिडर करते हुए 21/10/2010 को आरसीएस पंचकुला को मार्गदर्शन हेतु भेजा। तो उसमें लिखा गया कि भाई या तो आर्टिकल 14 के तहत इसको भी समानता का अधिकार दिया जाए, नहीं इनको बर्खास्त किया जाए। इस विषय में बैंक ने 56 साल के कर्मचारी को भी नियुक्ति प्रदान कर रखी है, जबकि वो भी पॉलिसी में कंसिडर नहीं होता था। उसको भी नियम के मुताबिक 2.5 लाख रुपए दिए जाने थे। उसके पश्चात में एक बैंक कर्मचारी जिसको माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने टर्मिनेशन ऑर्डर जारी कर दिए। उसके पश्चात में तत्कालीन एडिशनल रजिस्ट्रार डॉक्टर जेपी पंजेटा ने उनके साठ गांठ करते हुए उनको बैकडोर नियुक्ति प्रदान कर दी गई, जो कि वैकेंट पोस्ट पर थी। जबकि नियम और माननीय उच्च न्यायपालिका के आदेश को दरकिनार करते हुए अपने पैरों से कुचलते हुए और उनको गैरकानूनी ढंग से नियुक्ति प्रदान कर दी। इस विषय में मैं माननीय उपराष्ट्रपति भवन में 2 बार व्यक्तिगत उपस्थित होकर न्याय देने बारे गुहार लगाई। जी 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 मैं उपराष्ट्रपति भवन में गया तो मेरी वहाँ से ये सुनवाई हुई। उसके पश्चात में मैं जी फिर गया। उसके बाद में ये सुनवाई हुई। इस विषय में माननीय महेंद्रगढ़ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के जीएम ने मुझे कहा कि ऐसे उपराष्ट्रपति के लेटर बहुत आते हैं। तो मुझे तो अफसोस इस बात का है कि देश का सर्वप्रथम नागरिक भी जब वहाँ से लेटर कोई जनरेट होता है तो उनके आदेश को भी ये दरकिनार करते हैं। तो इन हालातों से ये प्रतीत होता है कि बैंक नहीं है, ये तो राष्ट्रपति नहीं, देश में सबसे बड़ा ही ऑफिस है या कार्यालय है या कौन सी संस्था है, इस बारे में मुझे भी नहीं पता। और मैं इस विषय में माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी को भी अनुरोध करना चाहूँगा कि इस विषय में वो ध्यान केंद्रित करें। जब पॉलिसी लागू होती है तो पॉलिसी तो सबके लिए समान होती है, तो किसी ऐसे क्यों होता है कि एक के ऊपर तो पूरी पॉलिसी का पिटारा रख देते हैं और बाकी अपने क्षेत्र को न्याय दे देते हैं। इस विषय में मैं तत्कालीन सीएस साहब से मिला। उस समय उर्वशी गुलाटी जी होती थी, उन्होंने भी मुझे न्याय का आश्वासन दिया वर्ष 2011-12 में। उसके बाद में भी मुझे न्याय नहीं मिला। फिर मैं तत्कालीन सीएस साहब से मिला, श्री दीपेंद्र सिंह ढेसी जी से। उन्होंने मेरी 10 मिनट तक मेरी बात सुनी। मेरे कंधे पर उन्होंने अपना हाथ रखते हुए कहा, बोले बेटे आपको न्याय जरूर मिलेगा। उसके पश्चात में भी मेरी सुनवाई नहीं हुई है। अब जो वर्तमान में सीएस साहब हैं उनसे भी मैं मिला, तो वो उस समय हमारे वित्तायुक्त प्रधान सचिव होते थे, तो कमिश्नर, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी साहब को मेरे केस बारे एडवाइस भेजी कि भाई आप हमें इस बारे में सलाह दें। तो उन्होंने लिख दिया कि भाई ये भी नियम के तहत कंसिडर नहीं होता। जब मैं नियम के तहत कंसिडर नहीं हो रहा तो ये जो बैकडोर नियुक्तियां कर रखी हैं इनके ऊपर क्यों नहीं ध्यान दिया जाता, इनको टर्मिनेट क्यों नहीं किया जाता। अगर सबको सांस लेने का अधिकार है तो उनको भी बर्खास्त करे सरकार। अरे इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा सीएस साहब को, जो हमारे वर्तमान में चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, अगर मेरे केस बारे आप सुनवाई करने में सक्षम नहीं है तो इन सबको तत्काल प्रभाव से टर्मिनेट किया जाए, सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाए। ये नहीं है कि उनको बैकडोर नियुक्तियां दे रखी हैं और आप उसके ऊपर कोई भी गंभीर धाराओं में, तत्कालीन जेपी पंजेटा जो रजिस्ट्रार था जिसने ऑर्डर जारी किए थे उसकी पेंशन पर भी रोक लगाई जाए। मैं तो ये कहना चाहूँगा ताकि ऐसे गलत काम आगे भविष्य में न हो, क्योंकि मैं इस विषय में लोगों से कर्जा मांग मांग के चंडीगढ़ जाता हूँ। आज वो मांगने वाले मुझे
जान से मारने की भी धमकियां देते हैं कि हमारे पैसे दो। मैं कहाँ से दूं? मैं तो सब कुछ खत्म कर चुका हूँ, घर के बर्तन भी बेच चुका हूँ इस विषय में। अब मैं आगे खुद बिकने की उम्मीद लगाए बैठा हूँ कि मुझे कोई खरीदे, क्योंकि मैं दुखी हो चुका हूँ इस। आप प्रशासन से क्या उम्मीद करना चाहेंगे भाई? क्या कहना चाहेंगे आप अपने माध्यम से? आप बताएं। प्रशासन से तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के यही अनुरोध करूंगा कि वो सबके साथ समानता का व्यवहार करे। जब वो कहते हैं कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक, तो हम भी हरियाणा में शामिल हैं, हमारे साथ भी समानता का व्यवहार किया जाए। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा और इस विषय में ध्यान केंद्रित किया जाए कि उपराष्ट्रपति के जो लेटर आते हैं वो तो एक प्रकार से आदेश ही होते हैं, उन आदेशों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं है कि उनको उठा के डस्टबिन में डाल दें। मैं 2 बार जा चुका हूँ जी। संघर्ष करते हुए लगभग 17 साल बीत गए हैं जी मुझे। 17 साल में लगभग 500 बार तो मैं चंडीगढ़ जा चुका हूँ। नहीं जी, कोई सुनवाई नहीं हुई है मेरी। मैं जी सब जगह जा चुका, महेंद्रगढ़ जा चुका, डिप्टी रजिस्ट्रार भिवानी ऑफिस में जा चुका हूँ, वहां से भी मेरा एजेंडा क्लियर हो चुका। बैंक ने भी मेरा एजेंडा कंसिडर कर रखा है। रजिस्ट्रार अब दोहरी नीति अपना रहा है। रजिस्ट्रार एक साइड में तो कह रहा है कि इस लड़के को हमने फ्रेश नियुक्ति दी है वैकेंट पोस्ट पे, उसी लड़के के बारे में रजिस्ट्रार लिख रहा है कि यह नियुक्ति सरकार की हिदायतों के विरुद्ध है। जब वो सरकार की हिदायतों के विरुद्ध है, उनको 10-10, 12-12 साल हो गए नौकरी करते हुए, तो उनको टर्मिनेट किया जाए। उनको किन हालातों में और कौन सी संस्था उनको तनख्वाह जारी कर रही है ये भी बताया जाए। और ये तनख्वाह जो गलत तरीके से अपॉइंटमेंट हुआ है, या तो ये तनख्वाह बिल्कुल बंद की जाए और जिस कर्मचारी अधिकारी ने उनके गलत तरीके से उनके ऑर्डर किए हैं तत्कालीन डॉक्टर जेपी पंजेटा ने, उससे भुगतान करवाया जाए। ये जो तनख्वाह दी गई है गलत तरीके से, ये भुगतान जेपी पंजेटा करे, मैं ये कहना चाहूंगा। और माननीय न्यायपालिका तो सबसे बड़ी पालिका होती है, वो तो भगवान होता है। जब भगवान के आदेश को ये पैरों तले कुचलते हैं तो ये किसकी मानेंगे फिर? मैं माननीय मुख्यमंत्री एवं समस्त प्रशासन से दोनों हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहा हूँ कि मेरी भी सुनवाई की जाए। मुझे खाने की भी बहुत तकलीफ होती है, न घर में मेरे पास में खाने के लिए 2 वक्त का राशन बचा है, मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। मैं हाथ जोड़ के पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी मेरी सुनवाई करें तत्काल प्रभाव से। और इस विषय में आप अगर किसी से पूछना भी चाहेंगे तो उनसे भी पूछ सकते हैं कि मेरी क्या हालत हो रही है 18 साल से। हाँ जी सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनोज कुमार है जी। मनोज कुमार जी, जो भाई साहब कह रहे हैं ये भाई कब कहाँ तक सच्चाई है, आप इनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताना चाहिए जी। आप इनके क्या लगते हैं? मैं इनका पड़ोसी हूँ जी। मैं इनको देख रहा हूँ 10-11 साल से, तो बहुत परेशान है जी। कभी चंडीगढ़, कभी किधर, घर में भी इनके कल ही रहता है, क्योंकि ये कमाते तो है नहीं है, नौकरी के पीछे डोल रहे हैं, नौकरी इनको मिली नहीं है। तो मैं तो ये कहता हूँ अगर ये सही है तो इसको नौकरी दी जाए, इनको न्याय मिलना चाहिए। और वैसे बहुत परेशान है, इसको खाने के भी जरा के लाले पड़े हुए हैं।